हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलास्टिसिटी के आज के इस लेक्चर में हमें स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। इट इज द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी। कॉल्ड स्ट्रेस। तो देखो, मैंने किसी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो वो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो उस डिफॉर्म्ड बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होया है उस बॉडी के अंदर पर यूनिट एरिया में, वही क्या होगा? स्ट्रेस। तो इसका मतलब स्ट्रेस किसके बराबर होगा? रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मान लो मेरे पास कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, उसको मैंने डिफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा उस बॉडी के अंदर, जो कि उसको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहता है हमेशा। तो पर यूनिट एरिया में कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ है उस डिफॉर्म्ड बॉडी के अंदर, वही क्या होगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है हिंदी में खिंचाव में आना, ठीक है। और देखो, इक्विलिब्रियम पे रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर हो जाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर। ये हमें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो इसका मतलब स्ट्रेस किसके बराबर होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन स्ट्रेस की, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखो, एसआई यूनिट वो क्या होगी स्ट्रेस की? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। अब आप बोलोगे स्ट्रेस तो प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि ये यूनिट्स तो प्रेशर की होती हैं, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस होता है, ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, ठीक है। तो मेरे पास कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी थी, उसको मैंने डिफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, मतलब खिंचाव में आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही वो बॉडी डिफॉर्म होगी, क्या होगा? उस बॉडी के अंदर, मतलब डिफॉर्म्ड बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो कि उसको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने की कोशिश करेंगे हमेशा। तो पर यूनिट एरिया में कितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ है उस डिफॉर्म्ड बॉडी के अंदर, वही क्या होगा? स्ट्रेस, ठीक है। अब हम स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। बेसिकली दो टाइप हैं। सबसे पहला नॉर्मल स्ट्रेस और सेकंड शियरिंग स्ट्रेस बोल दो या टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल दो। शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस बात एक ही है। इनको थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, नॉर्मल स्ट्रेस के भी कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप हैं। सबसे पहला है टेंसाइल स्ट्रेस।
सेकंड है कंप्रेसिव स्ट्रेस और थर्ड टाइप है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप्स को, फिर उसके बाद में शियरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन देखो। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखो। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स acts normally on a body, मतलब जब डिफॉर्मिंग फोर्स किसी बॉडी के एरिया के नॉर्मल एक्ट करेगा ना, तो वो बॉडी नॉर्मल स्ट्रेस में आएगी, ठीक है। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स नॉर्मली ऑन ए बॉडी, then the internal restoring force produced per unit area of deformed body called normal stress। मतलब जब हम किसी बॉडी के एरिया के परपेंडिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोड्यूस होगा ना पर यूनिट एरिया ऑफ डिफॉर्म्ड बॉडी, वो क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब नॉर्मल स्ट्रेस के भी टाइप्स हैं। इसका फर्स्ट टाइप क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। मैं यहां पे क्या मानूंगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो सेम रहेगा, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा। अज्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया विल रिमेन सेम। अभी थोड़ी देर में पता चलेगा इसका मतलब। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का ही टाइप है, पहला टाइप है नॉर्मल स्ट्रेस का टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये बात तो पक्की है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा, नॉर्मली ऑन बॉडी, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन लेंथ ऑफ ए बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण बॉडी की लेंथ में इंक्रीज आएगा और वो डिफॉर्मिंग फोर्स उस बॉडी के नॉर्मली भी एक्ट करेगा। इसलिए तो मैंने क्या बोला है, ये टेंसाइल स्ट्रेस फर्स्ट टाइप है किसका, नॉर्मल स्ट्रेस का। तो अब देखो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। मान लो ये दीवार है और दीवार से एक वायर कनेक्टेड है, ऐसा मान लो ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है। अभी ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, मतलब अभी कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें, ठीक है, नो स्ट्रेस। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे F डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा। तो देख सकते हो ये इस बॉडी के इस एरिया के नॉर्मली एक्ट कर रहा है ना डिफॉर्मिंग फोर्स F।
तो फिलहाल तो अब ये किसी स्ट्रेस में नहीं है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है ये मेरी इलास्टिक बॉडी। ठीक है, अब मैं ऐसे F फोर्स अप्लाई करूंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अभी क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण, मतलब ये बॉडी डिफॉर्म होती जाएगी। ठीक है, और यहां पे ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ये तो L थी, और मान लो इसकी लेंथ कितनी बढ़ी, डेल्टा L, इंक्रीज इन लेंथ कितनी आई, डेल्टा L, और अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गई, और अब इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी। कितनी लंबाई बढ़ी इसकी, डेल्टा L। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे आ गई, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब दीवार इसी बॉडी पे ऐसे F फोर्स अप्लाई करेगी। बिल्कुल सही बात है। अब ये स्ट्रेस में है, ठीक है, अंडर स्ट्रेस है, ये इस बॉडी में अब खिंचाव है। ठीक है, और यहां पे स्ट्रेस भी कौन सा आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि इसकी लंबाई बड़ी है ना। ठीक है, और ये नॉर्मल स्ट्रेस की ही कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी। टेंसाइल स्ट्रेस इज फर्स्ट टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब जो मैं डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा ना, वो बॉडी के एरिया के नॉर्मली अप्लाई करूंगा, मतलब बॉडी का ये जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके परपेंडिकुलर अप्लाई करूंगा, और मैंने किया भी है, जिसके कारण इसकी लंबाई बढ़ गई। अब ये स्ट्रेस में आ गई, खिंचाव में आ गई है। अब ये इक्विलिब्रियम पे है, इंक्रीज इन लेंथ कितनी आई, डेल्टा L। तो अब देखो, आप ये बोलोगे कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बॉडी तो वही रहेगा, लंबाई बड़ी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम यहां पे ये मानेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम, ऐसा हम अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से ऐसा मानो कि ये जो इंक्रीज इन लेंथ आया है ना, डेल्टा L, ये बहुत कम है, जिसके कारण जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज होगा ना, वो भी क्या होगा, बहुत कम। तो नियरली मैं ऐसा मान सकता हूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम। ठीक है, तो अब देखो, ये बॉडी स्ट्रेस में है, अंडर टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस कितना आएगा, तो देखो यहां पे इक्विलिब्रियम पे भी है। इक्विलिब्रियम पे रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर हो जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स F और एरिया A, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब यहां पे जब ये मेरी बॉडी अंडर स्ट्रेस होगी, मतलब खिंचाव में होगी एट इक्विलिब्रियम, तो ऑब्वियसली इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जरूर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जो कि इसको इस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहेंगे, बिल्कुल। और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा ना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वो डिफॉर्मिंग फोर्स के ही बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। और वो कितने एरिया में एक्ट करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इस ए एरिया पे ही तो एक्ट करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, वही क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका एक और केस देख लो टेंसाइल स्ट्रेस का। मान लो ये छत है और ये कोई वायर है, मतलब इलास्टिक बॉडी है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इसकी लेंथ L, ऐसा मान लो ये मासलेस वायर है। ठीक है, मासलेस परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A। अभी ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, नो स्ट्रेस। अब मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड एक ब्लॉक लटका दूंगा M मास का।
ठीक है। जिससे क्या होगा, ये जो मेरी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है ना, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, देख सकते हो लंबाई बढ़ गई। ये L थी, अब कितनी होगी नई लंबाई L प्लस डेल्टा L। इंक्रीज इन लेंथ कितना आ गया, डेल्टा L। और यहां पे ऐसे m मास का ब्लॉक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg, और ये इक्विलिब्रियम पे है अब। ठीक है, m मास का ब्लॉक लटका हुआ है और इसकी लंबाई में कितना इंक्रीज आया, डेल्टा L। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, इस धागे में टेंशन mg के ही बराबर आएगी। ठीक है, तो एक तरह से इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इस इलास्टिक बॉडी पे ऐसे mg फोर्स एक्ट करेगा, धागे में टेंशन की वजह से mg। ठीक है, और ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी यहां पे इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस छत के द्वारा इस बॉडी पे ऐसे mg फोर्स आएगा, सही बात है। तो यहां पे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, mg, डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो देखो लंबाई यहां पे भी बढ़ी है, और जो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट किया है ना mg, वो इस वायर के मतलब या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के इस एरिया के नॉर्मल भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, यहां पे टेंसाइल स्ट्रेस में आ जाएगी ये बॉडी। ठीक है, लंबाई बड़ी है ना, तो इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेस होगा, और टेंसाइल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का ही फर्स्ट टाइप है। तो इसका मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स पक्का बॉडी के एरिया के नॉर्मल होगा, जो कि है भी। तो टेंसाइल स्ट्रेस यहां पे इस केस में कितना आ जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो कि डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा इक्विलिब्रियम पे, mg डिवाइडेड बाय एरिया, कैपिटल A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस परफेक्टली इलास्टिक वायर। तो देखो यहां पे हम ऐसा मानते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। ठीक है, वैसे तो इसकी अगर लंबाई बड़ी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वायर शुड रिमेन सेम। लेकिन यहां पे ऐसा मानते हैं कि जो इंक्रीज इन लेंथ है ना, डेल्टा L, ये वेरी स्मॉल है, जिसके कारण जो डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा ना, वो भी वेरी स्मॉल होगा। इसलिए मैं ऐसा मानूंगा, अज्यूम करूंगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया विल रिमेन सेम। ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये मेरी वायर अंडर स्ट्रेस है, बिल्कुल खिंचाव में है, तो रिस्टोरिंग फोर्स भी आएगा कितना, डिफॉर्मिंग फोर्स के ही बराबर मैग्नीट्यूड में mg। और वो रिस्टोरिंग फोर्स इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ही तो एक्ट करेगा, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेंसाइल स्ट्रेस। ये ध्यान रहे यहाँ पे जब ये इक्विलिब्रियम पे है ना, इस ब्लॉक पे ऐसे mg फोर्स आएगा और इस धागे में टेंशन आएगी mg। तो इस धागे में जो टेंशन आएगी ना, ऐसे mg ऑन दिस परफेक्टली इलास्टिक वायर, वो डिफॉर्मिंग फोर्स का काम करेगी। और इक्विलिब्रियम पे रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाता है। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, ये कहां पे एक्ट करेगा, इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया A पे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मली और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया A पे ही एक्ट करेगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बोल दो या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन सबसे अच्छा बोलने में क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्म्ड बॉडी। तो ये ध्यान रहे, टेंसाइल स्ट्रेस में बॉडी की लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, यहां पे भी देख लो लंबाई बढ़ी है, और यहां पे भी देख लो लंबाई बढ़ी है। और हम ऐसा मान के चलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर विल रिमेन सेम।
तो अब देखो कंप्रेसिव स्ट्रेस सेकंड टाइप, नॉर्मल स्ट्रेस का सेकंड टाइप कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाम से ही पता चल रहा है कंप्रेसिव मतलब यहां पे लेंथ घटेगी। कंप्रेसिव स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का ही टाइप है, सेकंड टाइप। देयर विल बी डिक्रीज इन लेंथ, ठीक है, ऑफ बॉडी। और यहां पे भी ऐसा अज्यूम करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए परफेक्टली इलास्टिक वायर विल रिमेन सेम, चाहे भले उसकी लंबाई घट जाए, लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही रहेगा नियरली। तो मान लो ये दीवार है और ऐसे एक परफेक्टली इलास्टिक वायर कनेक्टेड है इस दीवार से, इसकी लंबाई है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल A। फिलहाल ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना इसके परपेंडिकुलर और ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा F। तो क्या होगा, इसकी लंबाई कम होती जाएगी, ठीक है। और मान लो यहां पे इसकी लंबाई कितनी कम हुई, डेल्टा L, ठीक है। मतलब ये जो नई लंबाई होगी ये कितनी होगी, L माइनस डेल्टा L। और F फोर्स एक्ट कर रहा है और अब ये इक्विलिब्रियम पे है, अब लंबाई और कम नहीं होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब इस दीवार के द्वारा इसी बॉडी पे ऐसे F फोर्स आएगा, सही बात है। अब ये यहां पे स्ट्रेस में है, खिंचाव में है, इन स्ट्रेस, ठीक है। और यहां पे मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन सेम। अब आप ऐसा बोलोगे लंबाई घटी है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ना चाहिए, बात भी सही है क्योंकि वॉल्यूम रिमेन सेम। लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि ये जो डिक्रीज इन लेंथ होगी ना ये बहुत कम होगी, जिसके कारण इंक्रीज इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी वेरी स्मॉल। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं नियरली सेम मान के चलूंगा, यहां पे कैपिटल A, यहां पे कैपिटल A। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना आएगा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर F। और जो इस पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ऑब्वियसली ये मेरी बॉडी स्ट्रेस में है बिल्कुल, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स भी आएगा जो कि इस बॉडी को वापस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहेगा। तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा ना कैपिटल F ही आएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर, ठीक है। वो एक्ट कितने एरिया में करेगा, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ही एक्ट करेगा और इसके नॉर्मल भी, तो डिवाइडेड बाय एरिया ए। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, वही तो क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की पहचान देखो, यहां पे बॉडी की लंबाई कम हुई है, ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रेस की ही टाइप है सेकंड टाइप। इसका मतलब ये बात भी पक्की है कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होगा ना वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और जो कि है भी, ठीक है। तो अब देखो थर्ड टाइप हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इसका फाइनल एंड थर्ड टाइप।
नॉर्मल स्ट्रेस का थर्ड टाइप, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रो, मतलब यहां पे पक्का कहीं ना कहीं फ्लूइड का यूज होगा, ठीक है। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या होता है, मेरे पास एक स्फेरिकल इलास्टिक बॉडी होगी, ठीक है। स्फेरिकल बॉल हो सकती है, जैसे स्फेरिकल बॉल। और यहां पे क्या होगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस में, उस बॉल का वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, विदाउट चेंज इन शेप। शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब स्फेरिकल बॉल स्फेरिकल ही रहेगी, लेकिन उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, मान लो मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। फिलहाल ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है, बाहर एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, इस बॉल के अंदर भी एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, ठीक है। और मान लो रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, अंदर बाहर एयर है। तो यहां पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, इस बॉल में कोई खिंचाव नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो बाहर एयर थी ना, एयर की वजह से जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट था, मैं यहां पे चेंज कर दूंगा। मतलब एक तरह से क्या करूंगा, इस बॉल को एक फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड कर दूंगा, फ्लूइड के अंदर, बाहर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। तो देखो क्या होगा, यहां पे प्रेशर ऑब्वियसली पी नोट से ज्यादा होगा, अंदर एयर है, अभी भी इसके अंदर तो एयर ही है बॉल के अंदर, तो अंदर तो प्रेशर कितना होगा पी नोट, और बाहर प्रेशर कितना हो जाएगा P1, क्योंकि फ्लूइड के अंदर डिप कर दिया ना मैंने इसको, और P1 ऑब्वियसली पी नोट से ज्यादा होगा, बिल्कुल। और देखो यहां पे हर जगह पे बाहर, इस बॉल के बाहर प्रेशर कितना होगा, सेम होगा, और वो P1 होगा। अगर यहां पे इस बॉल के जस्ट बाहर प्रेशर अलग अलग हुआ ना, पी नोट से भले ही ज्यादा हो लेकिन प्रेशर अलग अलग हुआ, तो बॉल श्रिंक तो कर जाएगी लेकिन शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो शेप चेंज ना हो उसके लिए क्या होना जरूरी है, इस बॉल के जस्ट बाहर ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम रहे, जो कि यहां पे है भी P1 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 P1, ठीक है। और P1 पी नोट से ज्यादा है तो बॉल श्रिंक हो जाएगी पक्का। तो यहां पे वॉल्यूम कम हो जाएगा इस बॉल का, ठीक है। यहां पे इस बॉल का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जैसे मैं इस बॉल को इस फ्लूइड के अंदर काफी डेप्थ में डिप करूंगा ना, तो इस परफेक्टली इलास्टिक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जैसे कि दिखाई भी दे रहा है, वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो यहां पे ये अंडर स्ट्रेस है, अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, ये अंडर स्ट्रेस, ठीक है। वॉल्यूम कम हुआ, लेकिन मैं यहां पे नियरली ऐसा मानूंगा कि वो जो रेडियस होगी ना बॉल की, वो नियरली सेम रहेगी, नियरली आर ही रहेगी। रेडियस बिल्कुल कम होगी, वॉल्यूम बॉल का तभी तो कम होगा जब रेडियस कम हो जाएगी। और रेडियस कम क्यों हुई है, क्योंकि बाहर प्रेशर अब
पी नोट से ज्यादा है, P1 इज ग्रेटर देन पी नोट, क्योंकि मैंने इस बॉल को फ्लूइड के अंदर डिप कर दिया काफी गहराई में, तो बॉल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। और बॉल की शेप स्फेरिकल ही रहे, इसके लिए क्या होना जरूरी है, इस बॉल के जस्ट बाहर प्रेशर सेम होना चाहिए, P1 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 P1, ठीक है, तभी बॉल की शेप वही रहेगी स्फेरिकल। हाँ, अगर P1 P नोट से ज्यादा हुआ, जो कि होगा भी क्योंकि फ्लूइड के अंदर आ गई ना बॉल, तो इस बॉल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं ऐसा मानूंगा, जूम करूंगा, कि इस बॉल की रेडियस नियरली सेम रहेगी, R के बराबर ही, मतलब स्लाइटली कम होगी, ठीक है। तो अब यहां पे ये इक्विलिब्रियम पे है, अंडर स्ट्रेस, अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ कम जरूर हुआ है, और यहां पे इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन अभी भी मैं ऐसा अज्यूम करूंगा, यहां पे रेडियस विल बी नियरली कैपिटल R, नियरली सेम, ठीक है। तो देखो एट इक्विलिब्रियम मतलब यहां पे इस पोजीशन पे क्या होगा, बाहर जो प्रेशर है इस बॉल के बाहर कितना है, P1, और अंदर P नोट, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे भी है। तो देखो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इसके अंदर टोटल प्रेशर P1 ही होना चाहिए, और ये यहां पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस में भी है, लेकिन इसके अंदर तो प्रेशर P नोट है। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम पे है, यहां पे अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रेस इक्विलिब्रियम पे है, इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे है, तो अंदर और बाहर प्रेशर सेम होना चाहिए ना। लेकिन अंदर तो प्रेशर P नोट P1 से कम है, लेकिन फिर भी अंदर प्रेशर, टोटल प्रेशर P1 ही होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, देखो P नोट प्लस P1 माइनस P नोट, ये क्या है, डेल्टा P। इसके जस्ट बाहर प्रेशर कितना था, P नोट, जब ये फ्लूइड के बाहर थी, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में कोई स्ट्रेस नहीं। अब मैंने इसको फ्लूइड के अंदर डाल दिया, इसका वॉल्यूम कम हो गया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस में आ गई इक्विलिब्रियम पे, इसके जस्ट बाहर प्रेशर कितना, P1, तो इंक्रीज इन प्रेशर, इस बॉल के जस्ट बाहर इंक्रीज इन प्रेशर, वो कितना आया, P1 माइनस P नोट, बिल्कुल सही है, इसको मैं डेल्टा P से लिखूंगा। और अब देखो इसके अंदर तो प्रेशर P नोट, बाहर प्रेशर P1, हाइड्रोलिक स्ट्रेस में है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे तो है ना, तो इक्विलिब्रियम पे है तो अंदर बाहर प्रेशर सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके अंदर भी टोटल प्रेशर की बात करूं वो P1 होना चाहिए। तो P नोट में मैं क्या ऐसे ऐड नहीं कर सकता, P1 माइनस P नोट, तो P नोट प्लस P1 माइनस P नोट, टोटल प्रेशर इनसाइड दिस बॉल ये कितना आ गया, P1 आ गया, अंदर भी प्रेशर, टोटल प्रेशर P1, बाहर भी टोटल प्रेशर P1, तभी तो इक्विलिब्रियम पे होगी। इक्विलिब्रियम पे जरूर है, लेकिन अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रेस है। तो इसका मतलब ये अंडर जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है ना, ये जो डिफॉर्म्ड बॉडी है, इसकी वॉल्यूम कम हुई है फ्लूइड के अंदर जाके, जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होंगे ना, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, जो कि वे रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉल को इस ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहेंगे। ये जो डेल्टा P है ना, P1 माइनस P नोट, ये क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अंदर जो इंक्रीज इन प्रेशर आएगा, अंदर इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स P1 माइनस P नोट। और जब ये बाहर थी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में, जस्ट आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट, मैंने इसको फ्लूइड के अंदर डाल दिया, इसका वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि यहां बाहर प्रेशर P1
पी नोट से ज्यादा ही होगा, फ्लूइड के अंदर डाल दिया ना, फ्लूइड का प्रेशर होगा समथिंग रो जी एच वाला प्रेशर, तो P1 विल बी ग्रेटर देन P नोट। तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम जरूर कम हो जाएगा, यहां पे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। यहां पे ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस में होगी इक्विलिब्रियम पे, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन अभी भी मैं ऐसा मानूंगा नियरली इसकी रेडियस सेम रहेगी, नियरली कैपिटल आर ही रहेगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे है तो अंदर बाहर प्रेशर सेम होना चाहिए, बाहर तो प्रेशर P1 ही होगा, अंदर प्रेशर जो कि P नोट है, टोटल प्रेशर अंदर P1 ही होना चाहिए, तो P नोट प्लस P1 माइनस P नोट लिख सकता हूं, तभी तो इक्विलिब्रियम पे हो गया। अंदर बाहर टोटल प्रेशर P1 होना चाहिए, तो अंदर अब देखो टोटल प्रेशर कितना हो गया, P नोट प्लस P1 माइनस P नोट, तो P नोट से P नोट कैंसिल, P1 हो गया, अंदर बाहर प्रेशर सेम हो गया P1। ये जो P1 माइनस P नोट है ना, ये इंक्रीज इन प्रेशर है इनसाइड, इस बॉल के अंदर इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऐसे ही तो एक्ट करेगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स इस बॉल को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहेगा ना, तो ऐसे एक्ट करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण जो इस बॉल के अंदर इंक्रीज इन प्रेशर आया है वो क्या है, डेल्टा पी, P1 माइनस P नोट। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स तो ऐसे एक्ट करेगा ना, जो कि इसको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहेगा ऐसे, और ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स अंदर इंक्रीज इन प्रेशर कितना आया, P1 माइनस P नोट, और ये जो अंदर सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि मैं ऐसा मानूंगा कि रेडियस नियरली सेम रहेगी कैपिटल आर। हाँ वॉल्यूम जरूर कम हुआ है, लेकिन रेडियस को मैं नियरली सेम मानूंगा, स्लाइटली कम हुई है रेडियस यहां पे। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया, P1 माइनस P नोट इंटू में दिस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। रिस्टोरिंग फोर्स ऐसे एक्ट करेगा ना इसके अंदर ऐसे, जो कि इस बॉल को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाना चाहेगा, लेकिन ये बॉल अभी भी इस पोजीशन पे है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो रिस्टोरिंग फोर्स इतना आ गया P1 माइनस P नोट इंटू में दिस सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस वो कितना हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स P1 माइनस P नोट 4 पाई आर स्क्वायर, और वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है कितने एरिया पे एक्ट किया है, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पे, और नॉर्मली अंदर की तरफ ऐसे, इसके अंदर ऐसे बाहर की तरफ एक्ट किया है। तो कितने एरिया पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट किया है, 4 पाई आर स्क्वायर पे। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस कितना आ गया, P1 माइनस P नोट, मतलब डेल्टा P। तो देखो ये मेरी बॉल बाहर थी, अंदर एयर बाहर एयर, अंदर बाहर प्रेशर सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिलहाल ये किसी भी स्ट्रेस में नहीं है, ठीक है। इसको मैंने लिक्विड के अंदर मतलब फ्लूइड के अंदर डिप कर दिया, काफी गहराई में डिप करोगे ना तभी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज आएगा इसके वॉल्यूम में, ठीक है। तो P1 विल बी ग्रेटर देन P नोट। अब इसके जस्ट बाहर प्रेशर कितना हो जाएगा, P1, जो कि ऑब्वियसली P नोट से ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लूइड का प्रेशर भी तो आएगा ना रो जी एच, तभी तो P1 P नोट से ज्यादा होगा। तो अब इसका वॉल्यूम कुछ कम हो गया, अब ये फिलहाल हाइड्रोलिक स्ट्रेस में इक्विलिब्रियम पे है, देख सकते हो ये वॉल्यूम इससे कम है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस में है ये। लेकिन मैं ऐसा मान लूंगा फिर भी इसकी रेडियस नियरली सेम रहेगी कैपिटल आर, ठीक है। तो देखो यहां पे इस बॉल के जस्ट बाहर इंक्रीज इन प्रेशर कितना आया, P1 माइनस P नोट या डेल्टा P। और जब ये इस पोजीशन पे है अंडर हाइड्रोलिक स्ट्रेस इक्विलिब्रियम पे,
तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस कितना आएगा, P1 माइनस पी नोट डेल्टा पी, इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस नाम से ही पता चल रहा है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स सरफेस के टेंजेंट एक्ट करेगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस when deforming force acts tangent या tangentially to surface of a body। ठीक है, यहां पे शेप चेंज होगी, देयर विल बी चेंज इन शेप। लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। ठीक है, तो जब मैं किसी सरफेस के टेंजेंशियली डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। देन रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, मान लो ये जूतों का डब्बा है। ठीक है, क्यूबोइडल शेप में, वैसे क्यूबिकल लग रहा होगा, ऐसा मानो ये क्यूबोइडल शेप में जो जूतों का डब्बा होता है ना, वो है। ठीक है, अब फिलहाल इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है, यहां पे ये ध्यान रहिए, जो लोअर सरफेस है ना, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड लोअर सरफेस, इसको मैंने फिक्स कर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपर सरफेस है ना, ये वाला, इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा, इस अपर सरफेस के टेंजेंशियली एफ फोर्स अप्लाई करूंगा, तो जिससे क्या होगा, इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहां पे इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जूतों के डब्बे के टॉप सरफेस पे आप ऐसे फोर्स अप्लाई करना, टॉप सरफेस के टेंजेंट, ये ध्यान रहे, जो फिक्स्ड लोअर सरफेस है ना, मतलब ये जो लोअर सरफेस है ये फिक्स होना चाहिए, और फिर जूतों के डब्बे के टॉप सरफेस के टेंजेंट फोर्स अप्लाई करना, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो कुछ ऐसे। ठीक है, देख सकते हो इसकी शेप चेंज होगी। यहां पे मैंने जूतों के डिब्बे के टॉप सरफेस के टेंजेंशियली एफ फोर्स अप्लाई किया था, और देख सकते हो यहां पे इसकी शेप चेंज होगी।
ठीक है। और मान लो टॉप सरफेस का एरिया है कैपिटल ए, अब ये यहां पे अंडर स्ट्रेस है, अंडर टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा ये, और मान लो ये इक्विलिब्रियम पे है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना आएगा, जो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स एफ अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय कितने एरिया पे अप्लाई किया है, कैपिटल ए, टॉप सरफेस का एरिया कितना, कैपिटल ए, ठीक है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस के केस में क्या होता है, जब डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं किसी सरफेस के टेंजेंशियली अप्लाई करूंगा ना, तो क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगी विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा पर यूनिट एरिया, वही क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस। इक्विलिब्रियम पे रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर। और ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये कितने एरिया पे एक्ट कर रहा है, कैपिटल ए एरिया पे, तो कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल ए, ये क्या हो जाएगा यहां पे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।